Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our remaining chapter of biology series जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक्चुअली कल पार्ट 1 में मैंने बहुत ज़्यादा कम कवरेज किया था, आई थिंक एक ही टॉपिक पढ़ाया था जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैड थ्रोट। आज हम आगे अपना पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 पार्ट्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हमने जो बायोलॉजी सीरीज है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि उस बायोलॉजी सीरीज में हमने क्लास 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। के सारे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लास 12th है, इसमें हम अभी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज मैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके बारे में, आरएनए रेप्लिकेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो इसमें अगर हम डीएनए हेलिक्स की बात करें तो एज यू ऑल नो कि जो हमारा डीएनए हेलिक्स होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पे कल वाले में हमने डीएनए का डायग्राम बताया था। ये हमारा डीएनए का डायग्राम होता है। यहाँ पे हमारे 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ पिच बोलते हैं या फिर हेलिक्स बोलते हैं। और एक पिच और एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, दैट इज 10 बेस पेयर्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों की डिस्टेंस की, मतलब जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज अबाउट अ 0.34 नैनोमीटर। यहाँ जो ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं इनके बीच का डायमीटर कितना होता है, दैट इज अ 2 नैनोमीटर। और यहाँ बात करें अगर हम पिच की, तो पिच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज अ 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर हमारी एक पिच में, ये देखिए एक पिच में क्या होता है, दैट इज अ 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं और एक पिच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, तो एक का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। तो समझ आ गया ये कहाँ से आया, दो बेस पेयर जैसे ये जो प्रेजेंट होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे जो बेस पेयर होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमेशा जो है प्यूरीन जो है वो किससे पेयर करता है, ऑलवेज पेयर विद पायरिमिडीन, जिसमें हमारा अगर प्यूरीन एडेनिन है तो वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन जो है दैट इज थाइमिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दीज ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है, दैट आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो दो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, दैट इज अ 0.34 नैनोमीटर। इसी नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें, अगर हमें मैमेलियन सेल की निकालनी हो, अगर हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बेस पेयर है, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। ठीक है, तो उससे हमारी पूरी लेंथ निकल आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर। और हमने जब डीएनए की स्टार्टिंग करी थी तो वहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट पढ़ा था, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁹ वेयर एज हमारा जो डिप्लॉइड कंटेंट होगा जिसमें बेस पेयर मिलेंगे वो होते हैं हमारे 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर
मल्टीप्लाई 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी लेंथ निकल के आएगी, दैट इज 2.2 मीटर। ठीक है। वेयर एज अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करें, जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो कितना होता है, दैट इज अबाउट 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर है इतना। इसके बाद हम लेंथ ऑफ ई कोलाई की बात कर रहे थे। यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है ई कोलाई की, दैट इज 1.36 मिलीमीटर। ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर। तो बेस पेयर निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर। वैसे हमें बेस पेयर याद होने चाहिए क्योंकि डीएनए की स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हमें निकालना है दैट इज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो लेंथ कितनी है हमारी, दैट इज 1.36 mm। नंबर ऑफ बेस पेयर हमें पता नहीं है तो इसको हम x लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 0.34। ठीक है, 0.34 है, नैनोमीटर है। इस नैनोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो बेस पेयर आ जाएंगे वो कितने आएंगे, दैट इज अबाउट x इज इक्वल टू 4.6। यहाँ पे वैल्यू गिवन है 10⁻⁻6 बेस पेयर। ठीक है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, मतलब बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सच एज ई कोलाई, उनके पास कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सही सा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए जो होता है इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। इस पूरे सेल में डीएनए जो होता है वो नहीं फैला होता है। डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज, डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और उनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो वो उसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहाँ, तो उस रीजन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। तो यहाँ से आपको पता चला कि न्यूक्लियाइड रीजन में क्या होता है। अगर हम न्यूक्लियाइड रीजन की बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियाइड रीजन होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है प्लस हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो होता है दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज, और वेयर एज अगर हम प्रोटीन की बात करें दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। ये जो डीएनए होता है न्यूक्लियाइड के अंदर वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि लार्ज लार्ज लूप बनाता है हेल्ड बाय अ प्रोटीन। तो प्रोटीन की हेल्प से जो डीएनए होता है वो ऐसे लार्ज लार्ज लूप बनाता है, बिकॉज जो डीएनए होता है वो पूरे सेल में अच्छी तरह स्कैटर नहीं हो सकता। तो ये हो गया, दैट इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोट्स। अब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे। तो यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिविटीज। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन देखने को मिलते हैं। वो प्रोटीन कैसे होते हैं, दैट आर बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हिस्टोन। हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन्स दैट आर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। ठीक है। इस प्रोटीन के पास जो ये प्रोटीन चार्जेस एक्वायर होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब जो इन प्रोटीन के पास चार्जेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अबंडेंस है, कितने ज़्यादा अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू प्रेजेंट है विद द चार साइड चेन। तो हिस्टोन जो होते हैं वो हमारे रिच बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। हिस्टोन्स क्या होते हैं, ये तो बता दिया कि वो बेसिक होते हैं। ठीक है। और लेकिन हिस्टोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिचनेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू की होती है। वो कौन से अमीनो एसिड की रेसिड्यू होती है, दैट इज अ लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दोनों अमीनो एसिड्स के जो रेसिड्यू होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं इन देयर साइड चेन। तो हिस्टोन जो होता है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है ताकि वो 8 मॉलिक्यूल्स बना सके, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ठीक है। हिस्टोन कैसे ऑर्गेनाइज होता है, टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हिस्टोन इस तरीके से फॉर्म होता है कि वो 8 मॉलिक्यूल बना सके, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। ठीक है। उस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो रैप हो जाता है, मतलब कवर कर लेता है उस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर को, ताकि एक स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोसोम बना सके। ठीक है। और एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, दैट इज 200 बेस पेयर। तो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं दैट आर कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम्स के पास कुछ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियोसोम के पास
कुछ रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। वो जो क्रोमैटिन होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब हम उन्हें स्टेट कर देते हैं तभी वो विजुअल होते हैं इन अ न्यूक्लियस। तो हम उन्हें कलर्ड बॉडीज बोलते हैं, या ड्यूरिंग व्हेन वी गेट स्टेन, जब हम उन्हें स्टेन करते हैं। अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करें तो जो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन के अंदर, वो किस तरीके से दिखते हैं, दैट इज अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक है। बीड ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे जो बीड स्ट्रक्चर, जो क्रोमैटिन के ऊपर जो बीड्स ऑन द स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन के अंदर, क्योंकि बीड ऑन अ स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोसोम ना। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियोसोम कैसे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसोम। तो ये जो न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन में होते हैं वो इस तरीके से पैक होते हैं ताकि वो क्रोमैटिन फाइबर्स बना सके और फिर फार्दर बाद में और कॉइल हो जाए, कंडेंस हो जाए। कौन सी स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। और मेटाफेज स्टेज कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, ताकि एक अच्छी तरीके से क्या बना सके, क्रोमोसोम बना सके। ये जो पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन की वो इतनी हायर लेवल पे होती है कि वो एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन एक्वायर करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन की एट हायर लेवल, बहुत ज्यादा ये जो पैकेजिंग होती है प्रोटीन, इस क्रोमैटिन जो है पैकेजिंग की, वो इतने हायर लेवल पे होती है कि वहां पर एक वो अलग सा एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन एक्वायर करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज अ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अगर हम टिपिकल न्यूक्लियस की बात करें तो सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा रीजन होता है क्रोमैटिन के अंदर जिसके अंदर हमें लूजली पैक देखने को मिलता है। अगर लूजली होते हैं तो वो लाइट इन कलर होते हैं, और ऐसे को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये जो यूक्रोमैटिन होता है दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। क्या होता है, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। वेयर एज अगर हम बात करें, अगर क्रोमैटिन हमारा अगर लूजली पैक है तो कहीं पे डेंसली पैक भी होगा। तो जब डेंसली पैक होगा तो वो कैसा दिखेगा और उनका स्टेन कैसा हो जाएगा, डार्क। तो उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। और ये जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन होता है दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब हम चलते हैं, हम जब जेनेटिक मटेरियल की सर्च करने पे निकले, तो हमने जब जेनेटिक मटेरियल की सर्च करी ना, तो हमने यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। अगर इसके सर्च की बात करें तो सबसे पहले हमें ग्रिफिथ ने दिया था, ग्रिफिथ साइंटिस्ट आए थे। ग्रिफिथ के बाद हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया था उसी पे वर्क किया था। वो साइंटिस्ट क्या थे, दैट इज ऑसवेल्ड एवरी थे एक, दूसरे हमारे मैक्लेनॉइड थे, और तीसरे हमारे मैककार्टी थे। ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया था दैट आर हर्शे एंड चेज, ठीक है। ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं की अब हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियन की, मतलब जिसे हम डीएनए कहते हैं, पहले डीएनए मतलब जिसे हम अब डीएनए कहते हैं, वो पहले क्या था, दैट इज अ न्यूक्लियन था। तो वो जो न्यूक्लियन थी दैट इज डिस्कवर्ड बाय मैस्चर ने वो डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और हमने इसका डेटा भी पढ़ा है कि ये जो मैस्चर थे इन्होंने डिस्कवरी कब करी थी, मैस्चर ने हमारी डिस्कवरी की थी 1869 में डिस्कवरी की थी, ठीक है। और ये कैसा इन्होंने बताया था कैसा सब्सटेंस होता है, दैट इज अ एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद प्रोपोजिशन जो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मेंडल ने दिया था, वो भी ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम ही था। बट यहाँ पर हमें ये नहीं पता चला था कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको डिस्कवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन बाय द 1926, लेकिन क्वेश्चन बाय 1926 के टाइम पे क्या हुआ था, ये जो मैकेनिज्म था दैट इज ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गया था। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया था कि हमें मॉलिक्यूलर डिटरमाइन करना था कि जो जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रीवियस डिस्कवरी देखी जो हमारे जॉर्ज मेंडल ने की थी, जो कि जॉर्ज मेंडल ने कौन सी की थी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। वॉल्टर और सटर ने क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया था मेंडल के लॉज को इंक्लूड करके। थॉमसन हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी पे।
और बहुत से ऐसे अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी सर्च करी ताकि वो बता सके कि क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द सेल। लेकिन अभी भी यही क्वेश्चन था कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला था। तो फिर हमारे पहले जो साइंटिस्ट आए दैट इज आर ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ करके हमारे साइंटिस्ट आए और उन ग्रिफिथ ने हमें क्या बताया, दैट इज कब आए थे 1928 में। और उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया था, दैट इज अ बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया पे काम किया था, उस बैक्टीरिया का नाम था दैट इज अ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, ये ऐसा बैक्टीरिया था जो क्या कॉज करता था, कौन सी डिजीज कॉज करता था, दैट इज अ निमोनिया डिजीज कॉज करता था। इस बैक्टीरिया पे काम किया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर। और इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि जो हमारी स्ट्रेन्स होती हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की स्ट्रेन्स होती है। ठीक है, कैसी स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है हमारी आर स्ट्रेन जो कि हमारी कैसी होती है, दैट इज अ नॉन पैथोजेनिक, जो कि हमारे हार्मफुल नहीं होती है। वेयर एज एक थी एस स्ट्रेन। ठीक है, और ये कैसी होती है, दैट दिस इज पैथोजेनिक, मतलब ये हम ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकती है, पैथोजेनिक होती है। और इनके पास क्या होता है, दैट दे हैव अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये जो एस्ट्रेन होती है इनके पास क्या होता है, तो ये दो स्ट्रेन आ गए हमारे पास। तो हमने जब आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन लिया और उसे ना माइस में इंजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, किसमें, माइस में। तो हमें तो पता है कि जो हमारी आर स्ट्रेन है दैट इज अ नॉन वेरुलेंट, मतलब नॉन पैथोजेनिक, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो माइस क्या हो जाएगा, जिंदा रह जाएगा। ठीक है, अब हमारी आई एस स्ट्रेन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो एस स्ट्रेन है दैट इज अ पैथोजेनिक। तो जब हमने एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया तो हमारा माइस यहाँ क्या हो गया, दैट इज अ माइस डाई, मर गया। ठीक है, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, मतलब जो कुछ भी एस्ट्रेन में प्रेजेंट होता है उसको हीट कर दिया एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में, और जो कुछ भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से माइस डाइड हो रहा था उसको खत्म कर दिया। तो माइस हमारा क्या हो गया, अब की बार माइस लाइव हो गया। ठीक है, जिंदा हो गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं जिसकी वजह से वो पैथोजेनिक हो सके। नेक्स्ट जो आए उसमें हमने क्या लिया, उसमें हमने कॉम्बिनेशन लिया हीट किल्ड एस्ट्रेन का, हीट किल्ड एस्ट्रेन का और आर स्ट्रेन का। तो हमें तो पता है कि जब हम हीट किल्ड एस्ट्रेन करते हैं तो हमारा माइस क्या हो जाता है, लाइव हो जाता है, और आर स्ट्रेन करते हैं तब भी माइस लाइव हो जाता है। लेकिन जब हमने ये इंजेक्ट किया माइस में तो हमारा जो माइस था दैट इज डाई। ठीक है, यहाँ से हमारा माइस डाई हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आया ये कि माइस कैसे मर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तो हीट किल्ड स्ट्रेन दिया था जो कि क्या था, दैट इज अ नॉन पैथोजेनिक, और हमारा आर स्ट्रेन भी नॉन पैथोजेनिक था। तो जब हमारा माइस डाई हो गया तो फिर हमारे जो ग्रिफिथ साहब थे उन्होंने क्या किया, ये जो किल्ड माइस है फ्रॉम अ किल्ड माइस, किल्ड माइस से क्या किया, ग्रिफिथ ने ऑब्टेन किया, क्या ऑब्टेन किया, लाइव एस्ट्रेन। उन्हें क्या देखने को मिला, जो माइस मर गया उसके अंदर लाइव एस्ट्रेन था। अब ये एस्ट्रेन कहाँ से आई ये तो उनको पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कुछ तो ऐसा था, समथिंग, कुछ तो ऐसा था जो एस्ट्रेन हीट किल्ड एस्ट्रेन से
कहाँ चला गया, दैट इज एंटर इनटू आर स्ट्रेन, कहाँ चला गया, एंटर इनटू आर स्ट्रेन, और उसको क्या बना दिया, दैट इज मेक विरुलेंट। लेकिन हमें ये तो पता नहीं था कि वो जो एस स्ट्रेन है, मतलब जो समथिंग न्यू है, वो क्या है, बट वी डोंट नो अबाउट दैट व्हाट इज अ समथिंग न्यू। तो उस हमने समथिंग न्यू, दैट समथिंग न्यू, उस हमने समथिंग न्यू का नाम, जो हमारे समथिंग न्यू था उसका नाम हमने दे दिया, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दे दिया। नेक्स्ट जो थे, अब हमें इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर पता करना था। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज अ, हमारे जो साइंटिस्ट थे, दैट इज एवरी मैकेलॉयड एंड मैककार्टी। ये जो हमारे तीनों साइंटिस्ट थे, इनके काम करने से पहले, बिफोर प्रायर वर्क, मतलब इनके काम करने से पहले वर्क ऑन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के काम, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो था, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल था, इसके ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा था, इस पे काम करने से पहले वी क्या कंसिडर करते थे, वी कंसिडर्ड प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या कंसिडर करते थे कि जो प्रोटीन होता है, दैट वाज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हमारे जो ये एवरी, मैकेलॉयड और एमसी कार्टी थे, इन्होंने क्या किया, 1934 से 4044 में, कौन से ईयर में काम किया था, दैट इज 1933 से 1444, मतलब पूरे 10 साल। तो इन्होंने क्या किया, हमारा जो हीट किल्ड एस्ट्रेन, हीट किल्ड एस सेल्स थी है, हीट किल्ड एस्ट्रेन से जो माइस था ना, जो माइस मर गया था, एस्ट्रेन से जो माइस था, उससे उन्होंने क्या किया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए निकाला। क्या निकाल लिया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए उसमें से निकाल लिया। तो जब ये प्रोटीन, डीएनए और आरएनए उन्होंने निकाल लिया, तो इसके बाद उन्होंने ये सारी तीनों चीजों को किस में रख दिया, दैट इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब, दैट इज अ प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। हाँ, तो हमारे इन तीनों चीजों को कहाँ रख दिया, दैट इज अ प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उसके अंदर क्या डाले, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले, दैट इज अ प्रोटीएज और आरएनएज। ठीक है, ये जब तीनों चीजें इसमें डाल दी, क्या डाली, दैट इज अ डाइजेस्टिंग, जस्ट अ सेकेंड, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले, कौन से, प्रोटीएज एंड आरएनएज। तो जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम डल गए, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो आरएनए की वजह से हो रहा था या प्रोटीन की वजह से हो रहा था, उसको तो होने नहीं दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, दैट इज अ डीएनए।
तो हमें पता चला कि जो डीएनए है वही हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बहुत टाइम तक सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने, या बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यू थी उन सबके लिए। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे दैट दे आर नॉट कन्विंस्ड। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो 1928 में आया था, दैट इज़ अ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनीमिया। लेकिन इसमें जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बैक्टीरिया था उसके अंदर बहुत सारी फिजिकल फॉर्म में चेंजेस देखा था। तो क्या क्या चेंजेस था, जब उसमें एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाई हो गया, आर स्ट्रेन को किया तो माइस लाइफ हो गया। ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से जब उन्होंने एस्ट्रेन की हीट किल्ड किया, मतलब हीट कर दिया, किल्ड कर दिया, तो जो भी उस एस्ट्रेन के अंदर प्रेजेंट था वो खत्म हो गया। तो जब उसे इंजेक्ट किया माइस में तो हमारा माइस जिंदा रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब ऐसा कुछ पैथोजेनिक बचा ही नहीं। वेयर एज जब उन्होंने कॉम्बिनेशन किया, दैट इज एस्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन का, तो जब वो माइस में किया तो माइस हमारा डाई हो गया। तो यही क्वेश्चन आया कि जो माइस जो है, that is a mice infected with S strain die from pneumonia infection, but a mice infected with R strain do not develop a pneumonia is injected a mixture of heat killed and S strain bacteria। तो जब ये किया तो हमारा माइस डाई हो गया। तो इसी को रिकवर करने के लिए कि एस बैक्टीरिया से डेड माइस में क्या गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया, जब हम उन्होंने वही जो हीट किल्ड माइस था उसको जब उसमें से रिकवर्ड किया तो उन्होंने उसके अंदर क्या पाए, दैट इज अ लाइव एस्ट्रेन पाए। ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समवन ट्रांसपोर्ट बाय द हीट किल्ड बैक्टीरिया, मतलब हीट किल्ड बैक्टीरिया ने कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को दे दिया और उसी को उसका नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, की कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर हुआ हीट किल्ड एस्ट्रेन से, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था वो स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड बनाने लगा और क्या बन गया, विरुलेंट बन गया। तो यहाँ से हमें ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता चल गया, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेचर होता है जेनेटिक मटेरियल का वो हमें अभी तक डिफाइंड नहीं था। तो उसके लिए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दैट इज ऑसवर्ड एवरी, कॉलिन मैक्लिओड एंड एमसी कार्ल मैकार्टी, 1934 से 44 तक। तो उन्होंने अपने काम से पहले बताया कि जेनेटिक मटेरियल था दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो जब उन्होंने इस प्रोटीन के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को प्यूरिफाइड किया, हीट किल्ड एस सेल से निकाला और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया लाइव आर सेल्स में, देन इनटू एस सेल्स, जहां से उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि जो डीएनए है, जिस डीएनए है एस फ्रॉम एस एस बैक्टीरिया से, मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से, वही जो है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट इज अ प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्ट आरएनए भी देखा, जो कि क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो हमारे क्या पता चल गया, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो ये तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंस हो ही नहीं सकता, ना प्रोटीन था ना आरएनए था। तो जब डाइजेशन करा डीएनए के साथ तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर दिया, जहां से हमें पता चल गया कि डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से कंक्लूड किया दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, बट सारे के सारे बायोलॉजिस्ट माने नहीं। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आया दैट इज अ हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ये जो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है, ये जो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है दैट इज कम इन 1952। तो ये जब एक्सपेरिमेंट आया तो इसमें हमने टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव यूज किए थे। एक तो हमारा था सल्फर 35, एक था फोस्फोरस, एक क्या था हमारा सल्फर 35 और एक था फोस्फोरस 32। ठीक है, तो जब ये इन्होंने किया तो इन्होंने किस चीज का यूज किया था, इन्होंने बैक्टीरिया लिया था। उस बैक्टीरिया में इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया था, दैट इज अ ई कोलाई बैक्टीरिया। और इसके अलावा इन्होंने एक वायरस लिया, वो कौन सा वायरस था, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक कर सके। ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारा फोस्फोरस 32 था रेडियो एक्टिव, उसको क्या कर दिया, वायरस में डाल दिया। वायरस में क्या कर दिया,
इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ क्या निकल के आया, फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज अ डीएनए में। क्या निकल के आया, दैट इज अ डीएनए रेडियो एक्टिव। अभी तक हमने डायग्राम पढ़ा था ना, डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। इसके बाद उन्होंने सल्फर 35 लिया, देन उसको इंजेक्ट किया वायरस में। तो यहाँ सल्फर से क्या आया, दैट इज अ प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके बाद उन्होंने वायरस लिया जिसके पास प्रोटीन का रेडियो एक्टिव था, फिर उन्होंने एक ऐसा वायरस लिया जिसके पास डीएनए का रेडियो एक्टिव था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेप्स किए। पहला स्टेप था दैट इज अ इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन स्टेट में क्या था कि जो हमारा बैक्टीरियो फेज होता है, दैट इज जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से जाके अटैच हो जाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को कह देता है कि वो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करे। ठीक है, इसके बाद ब्लेंडिंग की जाती है, दैट इज अ विग्रेस शेकिंग। इसका मतलब वायरस का ऐसा पार्ट जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। देन लास्ट स्टेप इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ से डीएनए पता कैसे चला, द अनइक्विवोकल प्रूफ देखने को मिला दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, जिसकी वजह से इसका नाम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट रखा। इन्होंने वायरस पे काम किया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उस बैक्टीरिया वायरस को क्या कहते हैं, दैट इज अ बैक्टीरियोफेज। तो वो जब बैक्टीरियोफेज दैट इज अ वायरस जब वो बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एंटर करने लगता है बैक्टीरियल सेल। यहाँ से जो बैक्टीरियल सेल है वो जो वायरल की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपना समझ के ही काम करती है और बहुत सारे वायरस पार्टिकल मैन्युफैक्चर कर देती है। इसके बाद जो हमारे हर्शे चेज थे उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारा प्रोटीन और डीएनए है जो कि फ्रॉम द वायरस है दैट एंटर इन द बैक्टीरिया। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोटीन और डीएनए था वो वायरस से कहाँ एंटर हो जाता है, बैक्टीरिया के अंदर हो जाता है। तो हमने बहुत सारे ऐसे वायरसेस लिए जिन्हें हमने फॉस्फोरस के मीडियम में रेडियो एक्टिव के फॉस्फोरस में ग्रो किया, जहाँ से हमें क्या मिला, दैट इज अ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला। फिर इसके बाद हमने वायरसेस ऐसे लिए जिन्हें हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर क्या देखने को मिला, दैट इज अ रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, वेयर एज हमने जब उन्हीं वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रोन किया तो वहां पे हमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिला, जिससे हमें क्या पता चला कि जब ये रेडियो एक्टिव फेजेस जो अलाउ करते हैं कि वो ई कोलाई बैक्टीरिया से जाके अटैच हो सके, तो जैसी जो हमारा इन्फेक्शन है वो प्रोसीड होता है, मतलब जब वो जाके बैक्टीरियो फेज जो है दैट इज अटैच होता है बैक्टीरियल सेल के बाद, तो जो वायरस की कोट होती है उसको रिमूव कर देता है और जिसकी वजह से एजिटेटिंग होने लगती है ब्लेंडर के अंदर, मतलब विग्रेस शेकिंग, मतलब मिक्सअप होने लगता है। वहां से हमें क्या पता चलता है, जो वायरस के पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बैक्टीरिया से बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज में क्या होते हैं, वायरस के पार्टिकल बैक्टीरिया से अलग हो जाते हैं ड्यू टू स्पिनिंग। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट इज अ बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड होता है वायरस के साथ है। ऐसा बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस, उसके पास अगर रेडियो एक्टिव डीएनए है वरा रेडियो एक्टिव, जिसकी वजह से हमें पता चला कि डीएनए ही ऐसा मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया की तरफ जाता है। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड अ रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट अ रेडियोएक्टिव। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्ट होता है वायरस के साथ, उनके पास जिनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन होता है, तो हमें वहां से पता चलता है कि वो रेडियोएक्टिव जो प्रोटीन जिन बैक्टीरिया के पास है वो बैक्टीरिया हमारे रेडियोएक्टिव नहीं है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो प्रोटीन होता है दैट इज नॉट एंटर इन द बैक्टीरियल सेल, सिर्फ डीएनए ही ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज पास फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ले लिए, दैट इज S35, जो भी सल्फर का अगर 35 स्टेज है दैट इज अ वो रेडियो एक्टिव स्टेज है। देन हमने यहाँ पे लिया फॉस्फोरस 32, इसको हमने डीएनए के साथ लेबल कर दिया एंड इसको हमने प्रोटीन कैप्सूल के साथ कर दिया। फिर इसमें हमने इन्फेक्शन कराया कि जहाँ भी यहाँ पे आके अटैच होता है। फिर यहाँ पे ये ब्लेंडिंग हुई, विग्रेस शेकिंग, यहाँ पे जाके सेंट्रीफ्यूगेशन अलग अलग हो गए, तो हमें कोई भी रेडियो एक्टिव देखने को मिला, प्रोटीन के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा हमें रेडियो एक्टिव कहाँ देखने को मिला, फॉस्फोरस के अंदर। हमें यहाँ पे रेडियो एक्टिव देखने को मिले सुपरनेटेंट के अंदर,
और यहाँ पे हमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली सुपरनेचुरल के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े तो यहाँ से हमारा क्या पता चला कि जो है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि डीएनए ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए। तो किसी भी मॉलिक्यूल का एक्ट करना, एक्ट एज एन जेनेटिक मटेरियल, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप वो क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके। क्या कर सके, उसके पास इतनी मतलब ये होना चाहिए कि वो जनरेट कर सके रेप्लिकेशन। सेकंड, केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी अ स्टेबल। ठीक है, स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए, दैट इज अ स्टेबल। थर्ड पॉइंट, जो भी हमारे मेंडेलियन के कैरेक्टर्स थे उनको अपने आप एक्सप्रेस कर सके। हाँ, दैट इज अ एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian characters। ठीक है, नेक्स्ट जो था ये प्रोवाइड कर सके ताकि क्या कर सके, म्यूटेट कर सके। ठीक है, जो कि म्यूटेट करना मतलब म्यूटेशन कर सके, जो कि किस लिए रिक्वायर्ड होती है, फॉर एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड फॉर म्यूटेशन होना भी तो जरूरी है, एवोल्यूशन। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो अब हमारे यहाँ तब अब इसमें बात चली कि डीएनए ज्यादा अच्छा है कि आरएनए ज्यादा अच्छा है। तो हम अगर बात करें तो हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए जो होता है उसकी जो शुगर होती है उसके सेकंड पोजीशन पे OH लगा होता है, वेयर एज जो डीएनए की शुगर होती है उसकी सेकंड पोजीशन पे सिर्फ HH लगा होता है। जहां से हमें पता चलता है कि जो हमारा आरएनए है OH की वजह से आरएनए जो है दैट इज अ लायबल है और कैसा है, इजीली डिग्रेडेबल है। इजीली क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आरएनए की तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट आरएनए कैसा है, आरएनए इज अ केमिकली रिएक्टिव। वेयर एज अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है दैट इज लेस रिएक्टिव होता है और क्या करता है, लेस रिएक्टिव के साथ साथ स्ट्रक्चरली कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। जो हम डीएनए में थाइमीन यूज करते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या यूज करते हैं, दैट इज अ थाइमीन। थाइमीन जो होता है दैट इज मोर स्टेबल और यूरासिल जो होता है दैट इज अ लेस स्टेबल। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो आरएनए जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो जाता है। ठीक है, आरएनए जो होता है बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, जबकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पर कि म्यूटेट कैसे होना चाहिए, स्लो। यहाँ क्या होता है, आरएनए जो होता है म्यूटेट वेरी फास्टर रेट। ठीक है, फास्टर रेट की वजह से म्यूटेट होता है। तो जो वायरस की शॉर्ट लाइफ होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इवॉल्व क्या हो जाता है बहुत जल्दी, और इवोल्यूशन जो होता है दैट इज अ वो भी ज्यादा क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ठीक है,
डीएनए जो है उसको हम जो है यूज करते हैं फॉर स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें डीएनए को यूज करना पड़ता है। वेयर एज अगर हम आरएनए की बात करें तो अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कराना हो तो उसके लिए हमें किसे यूज करना पड़ता है, आरएनए को। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े तो अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से, इक्विवोकली एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिला बहुत सारे ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज द टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है? ऐसा मॉलिक्यूल जो कि अब खुद रेप्लिकेट हो सके, दैट इज अ रेप्लिकेशन कर सके, जो कि केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा हो, स्टेबल हो, और स्कोप हो उसके पास कि वो स्लो चेंजेस कर सके, मतलब म्यूटेशन कर सके, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ से अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, इफ वन एग्जामाइन ईच एक्सपेरिमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लिकेटरी बोथ द न्यूक्लियस आरएनए एंड डीएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। तो यहाँ से जो पहला पॉइंट था जिसमें हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो हमें क्या पता चले कि डीएनए और आरएनए दोनों के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने डुप्लीकेशन को रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन, जबकि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो फेल हो जाते हैं टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो मतलब प्रोटीन के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो रेप्लिकेट कर सके। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और चेंजेस विद फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो चेंज ना हो सके, जो भी लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हो रही हो, एज चल रही हो, या कोई भी फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की हो रही हो, उसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज ना हो जाए, स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी जो है वो भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की जो कि हमें पता चल गई थी ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से, क्योंकि जब हमने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया था तो एटलीस्ट उसने बहुत सारी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया था, that is DNA that the two strands being complementary and separated by heating come together when appropriate condition are provided। तो जब हमने डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटरी थे, जब उनको सेपरेट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ हीटिंग की वजह से, लेकिन वो फिर से मतलब अप्रोप्रिएट कंडीशन पे दोबारा से वापस आ गए थे। अगर हम बात करें OH ग्रुप की, तो OH ग्रुप जो है हमें आरएनए में देखने को मिलता है, जो कि रिएक्टिव ग्रुप होता है, जिसकी वजह से आरएनए लिएबल हो जाता है और इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो उसे हम कैटालिटिक कहते हैं, हेंस आर रिएक्टिव। डीएनए जो होता है दैट इज केमिकली लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है व्हेन कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, अगर हम दोनों न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो हमारा जो डीएनए है दैट इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। अगर उसी जगह पे हम थायमीन की बात करें तो थायमीन भी हमारा यूरासिल से अच्छा है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि डीएनए की स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छी है, क्योंकि डीएनए के पास क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ थायमीन। अगर हम दोनों आरएनए और डीएनए की बात करें तो दोनों के दोनों म्यूटेट करता है, लेकिन जो आरएनए होता है अनस्टेबल की वजह से ज्यादा म्यूटेट फास्टर करता है। ठीक है, वायरसेस जिनके जीनोम में आरएनए पाया जाता है उनकी बहुत ज्यादा शॉर्ट लाइफ होती है, तो वो इजिली म्यूटेट करते रहते हैं बहुत जल्दी और इवॉल्व होते रहते हैं फास्टर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन की सिंथेसिस को और अपने आप को इजिली एक्सप्रेस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। वेयर एज जो डीएनए होता है वो भी आरएनए पे ही डिपेंडेंट होता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो किसके अराउंड इवॉल्व हो रही होती है, दैट इज अवॉल्व अराउंड आरएनए, आरएनए के अराउंड इवॉल्व हो रही होती है। अगर हम दोनों आरएनए और डीएनए की बात करें तो दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जो हमारा डीएनए हो सॉरी जो हमारा डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ताकि हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगर उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना हो तो उसके लिए हमारा क्या बेटर है, दैट इज अ आरएनए। तो यहाँ से हमें एक की पॉइंट पता चला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम डीएनए को यूज करते हैं स्टोर जेनेटिक
इंफॉर्मेशन, वेयर एज हम आरएनए को यूज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स कंटिन्यू, यहाँ से हम आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम आरएनए वर्ल्ड की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था कि जो हमारा आरएनए था दैट इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस आरएनए में क्या हुआ, ये आरएनए में क्या हुआ, अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए से ही हमारा डीएनए बना है, मतलब ये इवॉल्व हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे देयर इज नाउ एविडेंस सजेस्ट दैट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, स्लाइसिंग कहते हैं, ये सब कुछ किसके अराउंड घूम रहा होता है, आरएनए के अराउंड। तो आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज करते हैं, लेकिन आजकल जब हमारा आरएनए इवॉल्व हो गया डीएनए में, तो जितने भी ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में हमें डीएनए देखने को मिलता है। क्यों डीएनए को देखने को मिलता है, क्योंकि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी बहुत सारे काम करता है। जैसे आरएनए जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन देखी है जहाँ पे आरएनए जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और बहुत जगह आरएनए जो है एंजाइम की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट की तरह तो करते ही करता है, अनस्टेबल भी है, लेकिन इसके अलावा एंजाइम जो है एंजाइम की तरह काम भी करता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था राइबो एंजाइम के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा डीएनए है वो आरएनए से इन्वॉल्व हुआ है, केमिकल मॉडिफिकेशन हुई है, तो हमारा जो आरएनए अनस्टेबल था, तो जब ये मॉडिफाई हुआ तो जो हमारा डीएनए बना वो क्या हो गया, दैट इज अ स्टेबल हो गया। तो डीएनए जो है बीइंग अ डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होने की वजह से बहुत सारे फर्दर रेजिस्ट चेंज कर सकता है बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर का जब प्रोसेस इवॉल्व होता है तो उसके अलावा उसमें भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रख सकता है, मतलब चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमारा डीएनए ज्यादा यूज होता है। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो जो हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस था, मतलब अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हमें किसने दिया था, अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन था दैट इज प्रूव बाय, इसका जो सजेशन था, मतलब इसे प्रपोज किसने किया था, प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, वेयर एज दिस इज प्रूव बाय, डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किसने किया था, दैट इज प्रूव बाय, कौन से साइंटिस्ट थे उनका हम अगला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, दैट इज अ मेल्सन एंड स्टेन, दैट इज अ प्रूव बाय मेसेल्सन एंड स्टेन। इन्होंने किसमें दिया था, इन प्रोक्रियोट्स में दिया था। ठीक है, तो प्रोक्रियोट्स में अगर इन्होंने बताया था तो यूक्रियोट्स में किसने बताया था, यूक्रियोट्स में बताया था, यूक्रियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में किसने बताया था, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो ये हमें बताया था दैट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन बाय टेलर ने बताया था, जिन्होंने कौन सी बीन्स ली थी, ब्रॉड बीन्स ली थी, और वो ब्रॉड बीन्स क्या थी, दैट इज अ फिसियाशा फाबा। ठीक है, टेलर और उनके कलीग्स ने बताया था, टेलर एंड हिज कलीग्स, कब बताया था, इन 1958, किसमें बताया था, इन फिशिया फाबा में। ये क्या होती है, दैट आर बीन्स। ठीक है,
और ये हमारा 1958 में ही प्रोकैरियोट्स में भी बताया था, ठीक है, दोनों के ईयर सेम है। चलिए ठीक है, तो जब हमारा डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, उन्होंने इमीडिएटली बता दिया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में भी, ठीक है, किसने, वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज कर दिया था। लेकिन सिर्फ खाली उन्होंने बताया था, जहां पे उन्होंने ये चीज बताई थी कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, दैट इज अ डीएनए, ठीक है, तो जो वो डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू, जब रेप्लिकेट होता है, जैसे ये हमारा डीएनए, दीज टू लाइंस आर डीएनए, ठीक है, तो ये रेप्लिकेट हो जाएगा ऐसे, एंड ठीक है, तो ये हमारा होता है पेरेंट डीएनए, ठीक है, इसी पेरेंट डीएनए से जब रेप्लिकेशन हुई तो ये हमारा बन गया डॉटर डीएनए, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि मैंने रेड लाइन क्यों बनाई डॉटर डीएनए, क्योंकि इसमें जो एक स्ट्रैंड है वो हमारे पेरेंटल है, ठीक है, और जो एक स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है वो क्या है, जो हमारा एक स्ट्रैंड है दैट इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड हमारा रेप्लिकेट हुआ है। समझ गए इतनी बात। तो आफ्टर द कंप्लीशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल, एक के पास पेरेंटल होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है, ये पेरेंटल है और ये जो दोनों है दैट आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, और इसी स्कीम को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम मेल्सन और स्टेल के एक्सपेरिमेंट की बात करें, दैट इज अ मेसेल्सन और स्टेल के एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, मेसेल्सन और स्टेल ने एक मीडियम लिया था, ठीक है, एक मीडियम लिया था किसका, दैट इज अ जस्ट अ सेकेंड, दैट इज अ अमोनियम क्लोराइड का, जिसमें ये नाइट्रोजन क्या था, दैट इज अ 14th नाइट्रोजन था, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड का जो मीडियम लिया था इसमें ये क्या था, दैट इज अ 15th था। तो अभी तक आपने देखा था, हम अगर फोस्फोरस और सल्फर की बात करें जो कि हमने हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, वहां पे क्या था, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में वो रेडियो आइसोटोप थे, है ना, यहाँ पे ये जो N15 है, N15 ये क्या है, ये रेडियो आइसोटोप नहीं है, दैट इज अ हैवी आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप अलग होता है, हैवी आइसोटोप अलग होता है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, दैट इज अ ई कोलाई, ठीक है, दिस इज अ ई कोलाई, इस ई कोलाई के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जो डीएनए है ई कोलाई के अंदर वो कैसे है, दैट इज 14x40, मतलब जो डीएनए दो स्ट्रैंड में होता है तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स कैसे है, नाइट्रोजन N14 के, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी सेवरल जनरेशन तक जब उस डीएनए को हमने अमोनियम क्लोराइड में रखा, दैट इज फॉर ऐसा अमोनियम क्लोराइड जिसका नाइट्रोजन कितना था, दैट इज अ 15 नाइट्रोजन था, तो जब उसे हमने बहुत सारी जनरेशन तक रखा तो जो हमारा ई कोलाई था उसके अंदर जो हमारा स्ट्रैंड था, दैट इज अ डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक है, वो कैसा हो गया, वो डीएनए स्ट्रैंड कैसा आ गया, ई कोलाई के अंदर की बात हो रही है, पहले तो वो 14 था लेकिन हमने जब सेवरल जनरेशन तक उसे अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया, जैसे वो अमोनियम क्लोराइड जिसका नाइट्रोजन 15 है, दैट इज अ 15 नाइट्रोजन ऐसा होता है, दैट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने उसमें जब डीएनए देखा बहुत सेवरल जनरेशन के बाद, तो वहां पे नाइट्रोजन कैसा आ गया, दैट इज अ 15 तो यहाँ पे कैसा डीएनए देखने को मिला, नाइट्रोजन ऐसा डीएनए जिसपे 15 था। फिर ये जो 15 आ गया तो ये डीएनए, ये ई कोलाई और ये इसका डीएनए, ठीक है, ये कैसा है अब हमारा 15 है। अब हमने कौन सा मीडियम ले लिया, अब हमने ले लिया फिर से अमोनियम क्लोराइड लिया जो कि कैसा था, N14 का था, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे डीएनए था, ये डीएनए है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और बैक्टीरिया जो होता है जब कल्चर किया 20 मिनट्स के लिए, उसका टाइम क्या होता है, दैट इज अ 20 मिनट, प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है ना,
तो जब हमने 20 मिनट्स के लिए किया तो क्या आया, तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आई, वो फर्स्ट जनरेशन कैसी आई? फर्स्ट जनरेशन में पहले तो हमारे पेरेंटल डीएनए आएंगे, ठीक है, पेरेंटल डीएनए मैंने पर्पल से दिखाया, दिस इज अ पेरेंटल डीएनए, ये भी 15 है और ये 15 है, और जो हमारे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए आए वो कैसे आए, वो हम देख लेते हैं रेड से, ये 14 और ये 14, ठीक है। तो हमारा लाइट वन कौन था, ये वाला जो स्ट्रैंड बना ये कैसा बना, दैट इज अ 14 15, और जस्ट अ सेकेंड, और ये जो स्ट्रैंड बना ये कैसा बना, दैट इज अ 14 15, ठीक है। इसको फिर से हमने 20 मिनट्स के लिए किया, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो 20 + 20 40 मिनट्स हो गए, और वैसे ये 20 मिनट्स हुए। तो जब हमने फिर से 20 मिनट्स के लिए किया तो हमारी क्या आई, दैट इज अ सेकेंड जनरेशन आई। तो जब ये हमारी सेकेंड जनरेशन आई तो हमें क्या देखने को मिला, सेकेंड जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला, हमारे कितने पेरेंटल है अगर हम बात करें तो दैट इज अ जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा 15, उसके बाद एक यहाँ हमारा 15, ठीक, जस्ट टेलिंग यू, ये हमारा बन गया 14, ठीक है। इसके अंदर ये फिर ये हमारा 14 था, फिर इससे बना हमारा 14, ये 15 था और ये 15 था, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमारा था स्टैंड 15, फिर इस 15 स्टैंड के बाद ये बना हमारा 14 स्टैंड, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टैंड था दैट इज ऑल्सो अ 14 एंड दिस इज अ 14, ठीक है। तो ये हमारी आ गई सेकेंड जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डीएनए आ गए, अगर हम बात करें डीएनए के कितने डीएनए हो गए, तो ये जो हमारे 14 वाले डीएनए हुए इनको हम बोलेंगे प्योर लाइट डीएनए, ठीक है। वेयर एज अगर हम 15 की बात करें तो दीज आर हाइब्रिड डीएनए, वेयर एज अगर हम बात करें 15 की तो दीज आर प्योर हैवी डीएनए, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें हमारी फर्स्ट जनरेशन पे दोनों 14 15 थे, हमें क्या देखने को मिला था, दैट इज अ 100% हाइब्रिड, ठीक है। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये हमारा एक 15 14 बना था, जस्ट अ सेकेंड मैंने एक कम बनाया, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो अगर ये हमारी सेकंड जनरेशन है तो इस सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये 100% हाइब्रिड नहीं थी, कैसी थी, 50% हाइब्रिड और 50% कैसे हैं, 14 वाले क्या है, दैट इज अ प्योर लाइट, ठीक है। अब हमारी जो थर्ड जनरेशन आएगी उसमें क्या होंगे, अगर हम अपने थर्ड जनरेशन की बात करें दैट इज अ थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन जब आएगी तो फिर से 20 मिनट्स में चले जाएंगे। अब इस 20 मिनट्स में हमारे टोटल कितने डीएनए बनेंगे, अब पहले कितने बने थे, 1 2 3 4 डीएनए बने थे। थर्ड जनरेशन में हमारे कितने डीएनए बनेंगे, 8 डीएनए,
जिसमें 8 डीएनए में हमारे जो 6 डीएनए होंगे वो कैसे होंगे, दैट इज अ 14-14, और वेयर एज हमारे 2 डीएनए कैसे होंगे, दैट इज अ 14-15, मतलब हाइब्रिड वाले। तो हमारी थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो क्या कंक्लूजन निकल के आया हमारा, अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो हमारा कंक्लूजन निकल के आया थर्ड जनरेशन में कि 25% हाइब्रिड एंड 75% प्योर लाइट। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी को आगे देखते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ, इसको फिर आगे कैसे प्रूव किया हुआ, स्पेस नहीं है मैं बता दूंगी। तो हमने डीएनए को लिया कि डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। पहला हमने इसे ई कोलाई में देखा, हायर ऑर्गेनिज्म में सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमंस है। मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ने दिया था 1958 में। इसमें हमने ई कोलाई को किसमें ग्रो किया, ऐसे मीडियम में जो कि कैसा था, दैट इज अ नाइट्रोजन 15 था। नाइट्रोजन 15 इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नॉट अ रेडियो एक्टिव। वो ऐसा नाइट्रोजन सोर्स होता है फॉर मैनी जनरेशन। इसमें हमने क्या देखा, जो 15 नाइट्रोजन को हमने इनकॉर्पोरेट किया इन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल था वो नॉर्मल डीएनए से हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हैवी डीएनए को हमें नॉर्मल डीएनए से दोनों को अलग अलग करना हो तो हमें करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने करना पड़ेगा सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। ठीक है, जिसमें हमारा 15 नाइट्रोजन जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं होता, दैट इज वो उसे हमें सेपरेट करना होता है 14 नाइट्रोजन से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, 15 नाइट्रोजन क्या है, दैट इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बस हमें 14 नाइट्रोजन से 15 नाइट्रोजन को सेपरेट करना होता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी। ठीक है, तो हम इससे जो सेपरेट कर रहे हैं, जो हमारे हाइब्रिड और ये बन रहे हैं, हाइब्रिड और ये हमारे दूसरी जो स्टेट नॉर्मल डीएनए बन रहे हैं, दैट आर सेपरेटेड बाय, अगर हम उसके सेपरेशन की बात करें तो वो सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, दैट आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड। इसके बाद हमने उसे ऐसे मीडियम में डाल दिया नॉर्मल, जिसमें N14 था हमारा। ठीक है, और बहुत सारे सैंपल्स लिए बहुत डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ साइड पे, जहां से हमने डीएनए निकाला, डीएनए रिमेन एज अ हेलिक्स में दिखाना। जो सैंपल सेपरेट किए उसे हमने इंडिपेंडेंटली सीजियम ग्रेडियंट के साथ मेजर किया डेंसिटी ऑफ डीएनए में। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया एक जनरेशन के लिए, तो जब हमने ट्रांसफर किया 15N का 14N मीडियम में 20 मिनट्स के लिए, और ई कोलाई जो होता है वो हमारा 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो हमारे पास एक हाइब्रिड जिसे हम इंटरमीडिएट डेंसिटी कहते हैं वो स्टेज आई, और डीएनए जो है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर फ्रॉम अनदर जनरेशन। फिर हमने 40 मिनट्स के लिए किया, मतलब स्टार्टिंग से 40, 20 + 20, और ऐसे ऐसे करके हमारे पास जब हमने 40 मिनट्स के लिए किया तो हमारे पास 40 मिनट्स में क्या कंडीशन आई, 40 मिनट्स जब हमने सेकेंड जनरेशन के लिए किया, दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड आ गए, लाइट डीएनए के और हाइब्रिड डीएनए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम देखने की बात करें तो हमने अभी तक कैसे कैसे डीएनए देखे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस वैसे भी कम है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर 14-14 लिखा है तो ये होता है हमारा प्योर लाइट। ठीक है, अगर 14-15 लिखा है दैट इज अ हाइब्रिड। अगर हमारा 15-15 लिखा है देन दैट इज अ प्योर हैवी। ठीक है, तो जब हमने किया, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में दोनों बराबर थे, हमने देखा। ठीक है, कितने डीएनए बने थे, हमारे पास कितने डीएनए बने थे, दैट इज 2 डीएनए बने थे, 1 और 2, दोनों कैसे थे, 100% हाइब्रिड थे। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा कि दे आर 100% हाइब्रिड। दोनों कंडीशन क्या थी, दैट इज अ 14-15। कितने डीएनए बने थे, 2 डीएनए। ठीक है, कब, 20 मिनट्स पे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन भी 20 मिनट्स पे ही होगी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से ले तो हमारी 40 आएगी, ये जो 40 लिखा है ये स्टार्टिंग से है। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, दैट इज अ सेकेंड जनरेशन। तो जब हमारी सेकेंड जनरेशन आई तो हमने क्या डीएनए देखे थे सेकेंड जनरेशन में, 50-50 देखे थे। 50 का मतलब, क्या देखे थे सेकेंड जनरेशन में, एक हमारी ये 15-14 की स्टेज बनी थी, एक हमारी ये 15-14 की स्टेज, और ये 14-14 की स्टेज और एक ये 14-14 की स्टेज।
तो टोटल हमारे पास कितने डीएनए हुए, दैट इज अ 1 2 3 4, 4 डीएनए बने। कितने बने, 50% हाइब्रिड और 50% प्योर लाइट, जिसमें हमारे थे 4 डीएनए। ठीक है, फिर सेकेंड जनरेशन के बाद हमारे पास आएगी थर्ड जनरेशन। इसमें टोटल डीएनए कितने बनेंगे, टोटल डीएनए बनेंगे हमारे पास 8 डीएनए, जिसमें से हमारे 6 कैसे होंगे, 6 कैसे होंगे 6 होंगे हमारे नॉर्मल डीएनए, दैट इज अ प्योर लाइट, और 2 कैसे होंगे, दैट 2 आर हाइब्रिड। तो अगर हमारे 2 हाइब्रिड हो गए तो कितना परसेंट बना, 50 पे, अभी तक 50-50 चल रहा था, अब कितना हो जाएगा 25%, और 6 प्योर मतलब 75%। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं जस्ट अ सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे ऐसे करके सारी स्टेज आती रहेंगी। यहाँ पे जब हमने लिखा है इफ द ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, जब 80 मिनट्स के लिए ई कोलाई ग्रो होगा तो उसमें लाइट और हाइब्रिड डेंसिटीज कितनी बनेंगी। तो अगर हम 80 मिनट्स की बात करें तो थर्ड जनरेशन के बाद हमारी जो फोर्थ जनरेशन आएगी, फोर्थ जनरेशन में कितने डीएनए बनेंगे, दैट इज, अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसमें जो हमारी हाइब्रिड की स्टेट आएगी, वो जो हमारी हाइब्रिड की स्टेट होगी दैट इज 12.5%, 12.2%, और जो हमारी प्योर रेस्ट स्टेज होगी वो हमारी प्योर होगी। ठीक है, 80 मिनट्स की अगर हम बात करें, जो इसमें 80 मिनट्स का लिखा है, तो इसमें हमारे कितने हाइब्रिड और कितने लाइट बनेंगे। तो अगर हम 80 मिनट्स की बात करें तो अब हमारे हाइब्रिड बनेंगे 2, और लाइट कितने बनेंगे, लाइट हमारे बनेंगे 14, टोटल कितने बनेंगे 16 डीएनए। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन के साथ देखने को मिला था, जिसमें हमने न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनाया था क्रोमोसोम के अंदर, जो कि कैसे परफॉर्म हुआ था, दैट इज अ फीशिया फावा, जिसे हम फावा बीन्स कहते हैं। डिस्कवर किसने किया था, टेलर और उनके कलीग्स ने इन 1958 में। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट था जो जिसने ये प्रूव किया था कि जो डीएनए क्रोमोसोम में होता है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, दैट इज रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, तो ये हमारा हैवी डीएनए, इधर देखो एक बैंड बन रखा है, 20 मिनट्स हुई तो ये हमारी हाइब्रिड आ गई, दैट इज अ 50% स्टेज, 100% स्टेज फर्स्ट जनरेशन में, है ना। इसके बाद 20 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स हुए, 40 मिनट्स, ये 20 ही है, स्टार्टिंग से 40 है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक लाइट बैंड बनेगा, एक हाइब्रिड बैंड बनेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी जनरेशन सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब हम मशीनरी एंड द एंजाइम्स की बात करते हैं, मतलब वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन आई एम रियली सॉरी अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, दैट इज daughter DNA are synthesized using the parental DNA, ठीक है, और इसी पेरेंटल डीएनए को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ टेम्पलेट। ठीक है, तो इसमें हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव फेस होता है। इसमें हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें एक एंजाइम के बारे में पढ़ना है, दैट इज अ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर देता है, पॉलीमराइज करा देता है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर देता है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ। हम यहाँ पे जो दूसरी चीज की बात करेंगे दैट इज अ हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करना, मतलब खोलना। डीएनए को क्या करना, अनवाइंड। थर्ड, हम यहाँ प्राइमेज की बात करेंगे। प्राइमेज का काम क्या होता है, प्राइमेज का काम होता है, प्राइमेज का काम होता है ये ऐड करता है दैट इज अ आरएनए प्राइमर, ताकि पॉलीमराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, ऐड करते हैं आरएनए प्राइमर को ताकि क्या हो सके, टू स्टार्ट पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको किस तरीके से ऐड करते हैं, थर्ड एंड से, ग्रोइंग स्टैंड की तरफ से करते हैं। और जो हमारा टेम्पलेट होता है, अगर हमें टेम्पलेट को रीड करना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर रीड करना है तो वो हमेशा हम कौन सी डायरेक्शन से करेंगे, 3' to 5' डायरेक्शन से करेंगे। वेयर एज अगर हमें पॉलीमराइजेशन करानी है तो वो हम कैसे कराएंगे, दैट इज अ 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये हमारे यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। एक हमें लीडिंग स्टैंड और सॉरी लीडिंग स्टैंड और इनके बारे में पढ़ना है, दैट इज अ लैगिंग स्टैंड। तो हमारा लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड क्या होता है वो हम अभी देख लेते हैं। अगर हम लीडिंग स्टैंड की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, दैट इज अ लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो हमारा कैसा होता है, दैट इज अ 3' to 5' डायरेक्शन। ठीक है, वेयर एज सॉरी ये होता है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है, जहां से लीड होती है चीजें, दैट इज अ 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, जहां पे जो हमारा एक आरएनए प्राइमर ऐड होता रहता है। ठीक है, अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है दैट इज 3' to 5'। ठीक है, और ये जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है 3' to 5' वाला, ये जो लैगिंग होता है इसे हम कहते हैं सॉरी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और 5' to 3' वाला जो होता है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसमें जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है, यहाँ हमें ओकाजी फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं दैट आर जॉइंड बाय कौन सा एंजाइम, दैट इज अ डीएनए लाइगेज। सो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें सच एज ई कोलाई की, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं,
तो एक जस्ट अ सेकेंड, अगर हम ये डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स होते हैं उनमें कैसा होता है। दैट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, वेयर एज अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस में। और इतना तो पता है ना कि डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है। डीएनए की सिंथेसिस होती है इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं सच एज ई कोलाई, तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, मतलब कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। जो मेन एंजाइम होता है दैट इज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जहाँ पे हम डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं ताकि वो कैटलाइज कर सके पॉलराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए का एक टेम्पलेट होता है, उसको हम डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसे हम डीएनए टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं ताकि वो पॉलीमराइजेशन कर सके, पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स बना सके किसका, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का। ये एंजाइम जो होते हैं हाईली एफिशिएंट एंजाइम होते हैं ताकि कैटलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन अलाउड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि बहुत छोटे टाइम में ये बहुत सारे एंजाइम्स बना देते हैं। मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ऐसे एंजाइम होते हैं बहुत छोटे टाइम में, शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। जैसे हमारा जो ई कोलाई है उसके पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, वेयर एज ह्यूमन की बात करें तो उनके पास 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, जो कि अपना कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट, जो कि 18 मिनट्स में अपना जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके मतलब अगर इससे यहाँ से हम हिसाब लगाए तो यहाँ से जो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन निकल के आता है दैट इज 2000 बेस पेयर बनते हैं एक पर सेकंड। कितने सेकंड में? 2000 बेस पेयर बनते हैं एक सेकंड में। नॉट ओनली डू दिस polymerase have to be fast but they have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। यहाँ तक कि इनको सिर्फ पॉलीमराइजेशन ही फास्ट नहीं करना पड़ता, इन्हें पूरी रिएक्शन भी कैटलाइज करनी पड़ती है बहुत जल्दी जल्दी विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब 100% तो नहीं लेकिन हाइयर एक्यूरेसी के साथ, हाइयर एक्यूरेट होना चाहिए। एनी मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है रेप्लिकेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से कोई भी मिस्टेक हो गई रेप्लिकेशन में जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। और रेप्लिकेशन जो होता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो जो हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, दैट इज जो हम यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो दो तरीके से काम करता है। इन एडिशन टू एक्टिंग अ सबस्ट्रेट्स के साथ साथ वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। जो हमारे दो टर्मिनल फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं जैसा कि हमें एटीपी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो इनके अलावा बहुत से और भी एंजाइम्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को पूरा कराते हैं। मैंने बता दिए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, जिसमें हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखने को मिलती है। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स, जब बहुत ज्यादा लंबा लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है तो हमें वहां पे दो स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम ऐसा तो नहीं है कि इतना, देखो हमारी जो लेंथ होती है डीएनए की, एज यू ऑल नो, हमने अभी लेंथ देखी थी, दैट इज लेंथ इज अबाउट 2.2 मीटर, ठीक है। तो ये इतनी लंबी लेंथ है। तो ये जो हमारे दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, अब ऐसा नहीं हो सकता ना, कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स एंटायर लेंथ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम दोनों स्ट्रैंड्स को पूरा का पूरा सेपरेट कर दें, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए वी हैव टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। सो ये जो रेप्लिकेशन अकर होता है ये कहाँ से शुरू होता है, दैट इज अकर विद अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की एक छोटी ओपनिंग से, डीएनए हेलिक्स की एक छोटी ओपनिंग से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ रेप्लिकेशन
फॉक। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो पॉलीमराइजेशन करता है, कैटलाइज करता है, पूरी पॉलीमराइजेशन करता है एक ही डायरेक्शन में। वो क्या होती है, दैट इज अ 5-3'। ये मैंने आपको पहले सारे सब पॉइंट्स में बता दिया है। यहाँ से सब एडिशनल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉक में, जहाँ पे हम वन स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह देखते हैं, जिसमें हमें टेम्पलेट को कैसे में रीड करना पड़ता है, दैट इज आई हैव मेंशन ऑलरेडी that we have to read a template strand in a 3' to 5' direction. This is that is I already write. तो यहाँ पे हमें टेम्पलेट जो स्ट्रैंड देखना पड़ता है दैट इज इन अ 3' to 5', जहाँ पे हमें रेप्लिकेशन कैसी देखने को मिलती है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। वेयर एज अगर हम बात करें दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड की, दूसरा भी जो स्ट्रैंड होता है वो भी टेम्पलेट ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है, दैट इज अ 5' to 3', जो कि कैसा होता है, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जो दूसरा होता है दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस। तो वहां पे अगर हम डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स की बात करें तो दे आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया है, जस्ट अ सेकेंड। Just a second, I have to just check one thing. यहाँ पे अगर मैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ तो लीडिंग स्ट्रैंड हमारा होता है दैट इज अ 5' to 3'। ठीक है, जो कि हमारा कैसा होता है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड ये होता है discontinuous. Just I have to check one thing, then I will clear in the. So यहाँ पे discontinuously synthesized fragment जो होते हैं that is later joined by a, जितने भी हमारे discontinuously synthesized fragments होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, that is a Okazi fragments. That these are Okazi fragments. So they are joined by the enzyme called DNA ligase. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं होता कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना प्रोसेस खुद ही कर दे। उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हमें एक डेफिनेट रीजन ई कोलाई में चाहिए होता है जहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन ओरिजिनेट हो सके। उस सच रीजन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जहां पे हमारा रेप्लिकेशन, जहां पे हमारी रेप्लिकेशन शुरू होगी, दैट इज अ साइट फॉर अ रेप्लिकेशन इज अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज बिकॉज क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्स अ वेक्टर एंड दीज वेक्टर प्रोवाइड द रीजन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये क्यों होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि जहाँ पर पीस ऑफ डीएनए जो है उसे हम प्रोपोगेट कर सके पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के लिए, जहां पे हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो वेक्टर होता है ये प्रोवाइड करता है जहां से हम रेप्लिकेशन का ओरिजिन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। यहाँ पे कुछ अब हमारे यहाँ पे अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो रेप्लिकेशन अगर हम डीएनए की बात करें तो वो हमारी एस फेज में चलती है सेल साइकिल के। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की बात करें और सेल डिवीजन करें तो ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा हाईली कोऑर्डिनेटेड है। अगर किसी तरीके से फेलियर हो जाता है सेल डिवीजन में, ठीक है, सेल जो है सेल डिवीजन सही से नहीं होती डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, तो वो किसमें रिजल्ट हो जाएगी, दैट इज अ रिजल्टेड इनटू अ पॉलीप्लॉइडी, दैट इज अ क्रोमोसोमल एनोमली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रेप्लिकेशन फॉक गिवन है। इसमें ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड स्टैंड फॉर दैट इज अ लीडिंग स्ट्रैंड। इसके अलावा ये जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, दीज आर ओकाजी फ्रैगमेंट्स। joined by डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पूरा डीएनए रेप्लिकेशन है
वो खत्म होता है। Here I am going to ending my lecture. हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 भी आएगा, दैट इज अ पार्ट 3 जो है वो कल आ जाएगा, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज जो हमारा पार्ट 2 है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, here I am going to wind up my whole lecture. Thank you so much everyone for your love and support. Thank you once again.